कक्षा 10th के स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार ये जो चैप्टर है जल संसाधन पढ़ा था, इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी ली थी। अब उससे आगे है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण आम जो जनसंख्या, आम आदमियों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के असफल होने के क्या कारण हैं, लेकिन कौन कौन से वे कारण हैं जिनके कारण ये परियोजनाएं विवाद का विषय बन जाती हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट यानी गाद जमा होने से बाढ़ का खतरा बन जाते हैं, अर्थात वहाँ पर बहुत मोटी परत बन जाती है जिसके कारण बाढ़ आ सकती है। पानी का लेवल किनारों पर चला जाता है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध और भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। यानी ये जो बांध हैं, लगातार इनके नीचे गाद जमा होने से बाढ़ का कारण बनते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ है, बल्कि काफ़ी बड़े स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ है कि तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है, अर्थात भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होने लगती है। यह भी माना जाता है कि सरकार द्वारा नदियों पर बनाए गए बड़े बड़े बांध, जिसका उपयोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है, इसके कारण उस क्षेत्र में भूकंप आने की स्थिति बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अधिक से अधिक जल का प्रयोग करने के कारण जल से उत्पन्न हुई कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये यहाँ तक था। जैसे ये चित्र दिखा रखा है, बाढ़ के दौरान हवाई जहाज से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। ये बाढ़ के कारण वीरान पड़े हुए मरे हुए पशु पक्षियों को देख रहा है। ये बाढ़ के ऊपर पूरा टॉपिक लिखा हुआ है। और ये हैवी रेन ड्रोन्स कलकत्ता को बांध ने, बारिश ने डुबो दिया। तो इसके बाद हमारा आता है वर्षा जल संग्रहण, बारिश का पानी इकट्ठा करना। तो जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अभी हमारे यहाँ भी कई स्थानों पर इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो इसको पढ़ते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजना के अलाभप्रद असर, यानी कोई फ़ायदा नहीं होता, और उन पर उठे विवादों के कारण वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारार्थ विकल्प हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि वर्षा का पानी बहुत शुद्ध होता है, इसमें कोई कीटाणु नहीं होते, हल्का पानी। प्राचीन समय में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण तकनीक भी बहुत पाई जाती थी। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी है, उन्होंने अपने आसपास के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जहाँ पर सभी जीव जंतु मिलकर रहते थे, उसकी अच्छी तरह उनको नॉलेज थी। वर्षा जल, भूमजल का मतलब अंडरग्राउंड वाटर, और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर रखे थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल, ये पश्चिमी हिमालय में हैं, जैसी वाहिका यानी नालियाँ या सरिताएं बना रखी थी। नदी का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। यानी अर्थात नदी से गुल और कुल नामक दो
जलधाराएं नदियों से निकाली गई है और इनको सीधा खेतों में ले जाया गया है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल इकट्ठा करना बहुत भारी समस्या है। इसके लिए छत का पानी जब बारिश होती है तो वो तरीका अपनाया गया था। बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए जलवाहिकाएं बनाते थे। जलवाहिकाएं मतलब पानी की नालियां बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क खेतों में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को मिट्टी को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके, अर्थात जो पानी इकट्ठा किया गया उसका यूज खेती के लिए किया जा सकता है। राजस्थान के जिला जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में झोड़ इसके उदाहरण हैं। ये दिखा रखा है। आर यू, क्या तुम वाटर हार्वेस्टर हो, पानी बचाने वाले हो? दिस मानसून, इस मानसून में ज्वाइन अस इन द काउंटिंग द रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदों को अवश्य बचाना। ये दिखा रखा है। अभी आप सब इसका महत्व समझोगे ही नहीं, जब ये स्थिति और भयानक हो जाएगी तब समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि पानी का महत्व कितना है। इसके बाद ये राजस्थान का ही दिखा रखा है। लगभग हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, दोबारा से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है ज़मीन की। फिर ये नीचे दिखा रखा है बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, यानी जो कुएं बेकार पड़े हैं उसके द्वारा भी हम पूर्ति कर सकते हैं। ये नीचे एक जो दिखा रखा है चित्र, ये चित्र है एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है, यानी एक जो तालाब बना रखा है यहाँ पर वर्तुल वर्ताकार काजा गांव का चित्र है ये, जिस पर जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ दिया जाता है दूसरे साधनों से। अब राजस्थान का जो अर्धशुष्क एरिया है, जहाँ पर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक यानी अंडरग्राउंड टैंक, ये तो आप सबको पता ही होगा, या टांका बनाया करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना भी हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। अच्छा, अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसका नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना रखा है। टांका यहाँ सुविकसित जल वर्षा का जल इकट्ठा करने का पार्ट है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलान नुमा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों में होकर सीधा भूमिगत टांका तक पहुंचता था। वहां इसे इकट्ठा किया जाता था और वर्षा का पहला जल पहली बारिश जो होती है और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, उसे इकट्ठा नहीं किया जाता था। उसके बाद होने वाली बारिश को हम इकट्ठा करते थे। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक इकट्ठा किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली, जहाँ पर जल की कमी रहती है अर्थात गर्मी में पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बन सकता है। वर्षा का जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इस क्षेत्र में कहा जाता है, हमारे यहाँ भी कहते हैं पालर, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। ये पहले ही बताया गया है कि बारिश का जो पानी है बहुत शुद्ध होता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए गए हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे गर्मी में एक राहत मिलती है। ये दिखा रखा है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मेघालय की राजधानी शिलांग में वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह इसलिए है क्योंकि यहाँ चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर शिलोंग से कितना दूर है? 55 किलोमीटर। कौन? मासिनराम और चेरापूंजी। और यह शहर जल की कमी से
जूझ रहा है, समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है। शहर के लगभग हर घर में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। तो ये देख लो, जहाँ पर संसार में सबसे अधिक बारिश होती है, मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम, वहाँ पे तो पानी की अधिकता है, लेकिन वहाँ से 55 किलोमीटर दूर पानी की कमी है, उनको पानी इकट्ठा करना पड़ता है, वो भी बारिश का। पश्चिमी राजस्थान के एक बहुत बड़े क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा 12 महीने पेयजल की उपलब्धता के कारण आज लोगों के बीच छत के द्वारा वर्षा के जल संग्रहण करने की रीति लगभग समाप्त हो गई है। ये किस कारण से हुआ? अभी वर्षा जल संग्रहण की तकनीक खत्म हो गई यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, क्योंकि ये नहर 12 महीने चलती है, इसलिए तकनीक ख़त्म हो गई। हालांकि कुछ घरों में पानी की टंकियाँ अभी भी सुविधा में हैं, अभी भी अवेलेबल हैं, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण और का ये तरीका जो है अपनाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाधूर ग्रामीणों ने अपने घर में ही जल आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था कर रखी है। तो ये देखो, दिखा रखा है कैसे पानी को इकट्ठा किया जाता है। फिर ये छत का जल संग्रहण थार के सभी शहरों और गांवों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की छतों पर गिरता है पानी, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाँका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में यह गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है ऊपर दिखाया गया है। इस चित्र में पड़ोस की छत से एक लंबे पाइप द्वारा पानी को लाया जाता है, जहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद भी दिखाया गया है, इसके द्वारा ये पानी भूमिगत टाँका में चला जाता है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति प्राप्त कर ली है। यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए 3.4 को देखें, पीछे दिखाया गया है। ये इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर बरसात होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ लगभग हर घर में प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग का किया जा सकता है। 20 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। ये 10 लाख इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है अभी, ठीक है। इसके बाद है बांस ड्रिप सिंचाई विधि। ये मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा इकट्ठा करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। ये 200 सालों से चलती आ रही है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस के पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। यानी ये हम जो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दिखा रखा है बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने आप पढ़ लेना और जो समझ में नहीं आया वो मेरे को बता देना। तो आपका ये चैप्टर इसके साथ पूरा होता है। कल इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और ये चैप्टर याद करना है आपका परसों। इसी का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, इसका टेस्ट होगा परसों होगा। कल के लिए आपका टाइम है, कल तैयारी करो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी।